क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में हमारे डीआरडीओ ने एक सफल परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ के बारे में क्या आप जानते हैं? हाल ही में पत्रिका गेट का लोकार्पण हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। तो यह पत्रिका गेट किस राज्य में, किस शहर में स्थित है और 82 मिलियन यूएस डॉलर को लेकर हाल ही में भारत देश ने हरियाणा राज्य के सड़क निर्माण के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ऐसे ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का यानी कि 9 सितंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDV का सफल परीक्षण कहां से किया? दोस्तों यहां आप इमेज में देख सकते हैं डीआरडीओ और यह हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन वाहन HSTDV का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने किया है व्हीलर द्वीप से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्हीलर द्वीप। लेकिन व्हीलर द्वीप किस राज्य के समुद्री तट से यह है? तो आपको यह भी क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि व्हीलर द्वीप किस राज्य में स्थित है। ओडिशा में समुद्री तट पर स्थित है यह व्हीलर द्वीप। और व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और यहां से यह सफल परीक्षण हमारे भारतीय यह डीआरडीओ संस्थान ने किया है। और इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाइपरसोनिक क्रूज वाहन को किसका उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया? एक ठोस रॉकेट मोटर की मदद से इसका प्रक्षेपण किया गया। और स्क्रीम जेट इंजन हवा के अत्यधिक दबाव और बहुत अधिक तापमान पर काम करता है। और हाइपरसोनिक वाहन के प्रदर्शन पर नजर रखने के लिए बंगाल की खाड़ी में एक जहाज भी तैनात किया गया था। और दोस्तों यहां जब हम डीआरडीओ की बात करते हैं तो डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और डीआरडीओ हमारे किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? हमारे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है डीआरडीओ। और डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री ने किस शहर में स्थित ऐतिहासिक पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया? यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में इस पत्रिका गेट का लोकार्पण किया है। और अब यह शहर और भी अधिक ऐसे पर्यटन स्थलों की सूची में जुड़ गया है यह पत्रिका गेट। और ये इसका लोकार्पण किया गया है हमारे प्रधानमंत्री श्री ने जयपुर में इसका लोकार्पण किया यानी कि पिंक सिटी में। और यहां आप देख सकते हैं पत्रिका गेट का कलर कौन सा है? पिंक है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जयपुर। लेकिन जयपुर में इसका सही लोकेशन क्या हो सकता है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है। और समाचार पत्र समूह ने पत्रिका गेट का निर्माण जयपुर में कहां कराया है? जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर। कहां पर? जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर। और जब यह लोकार्पण किया गया है तो इनसे जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। पत्रिका समूह के प्रधान संपादक कौन है? गुलाब कोठारी। गुलाब कोठारी द्वारा रचित कौन से 2 ग्रंथ का विमोचन प्रधानमंत्री श्री ने किया? संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा। इन 2 ग्रंथों का भी हमारे प्रधानमंत्री ने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है, विमोचन किया है। और इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन रहे? दोस्तों इस समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कौन? राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे। और दोस्तों यहां आप देख सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उनके हाथ में यह 2 ग्रंथ, एक है अक्षर यात्रा और एक है संवाद उपनिषद।
और जब बात करते हैं जयपुर सिटी की, तो जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा शहर भी है और जयपुर राजस्थान की कैपिटल भी है। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहा जाता है और जयपुर की स्थापना आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी और यूनेस्को द्वारा पिछले साल यानी कि जुलाई 2019 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया था। तो यह आप देख सकते हैं जयपुर। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो आप जयपुर देखना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए स्पैरो सिस्टम किसने लॉन्च की है? स्पैरो नामक एक सिस्टम हाल ही में डेवलप की गई है जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए और इसको लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनोज सिन्हा। वो है जम्मू कश्मीर के हाल ही के उपराज्यपाल और उन्होंने हाल ही में यह स्पैरो सिस्टम को हाल ही में लॉन्च किया है। तो मनोज सिन्हा असली पहचान हम क्या याद रखेंगे? जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर। और स्पैरो सिस्टम का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? एस बोले तो स्मार्ट, पी बोले तो परफॉर्मेंस, इसी तरह स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो जो स्पैरो का पूर्ण स्वरूप होता है। और स्पैरो प्रणाली का उद्देश्य क्या है? संक्रमण के दौरान मूल्यांकन रिपोर्ट के देरी के नुकसान से बचना और कोई भी आवेदक स्पैरो सिस्टम का उपयोग करके कहीं से भी कभी भी एपीआर फाइल कर सकते हैं, यानी कि समय में भी बचत की जाएगी इस प्रणाली से। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके साथ 82 मिलियन यूएस डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों, हमारे भारत देश की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण और सड़क की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए हाल ही में विश्व बैंक के साथ, किसके साथ? वर्ल्ड बैंक के साथ 82 मिलियन यूएस डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है विश्व बैंक। ऋण समझौते पर भारत सरकार की तरफ से श्री समीर कुमार खर्रे, विश्व बैंक की तरफ से कंट्री डायरेक्टर इंडिया के श्री जुनेद कमाल अहमद ने हस्ताक्षर किए, जबकि परियोजना समझौते पर हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री जगदीश चंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किया है। और जब यहां आप इमेज में देख सकते हैं तो हिमाचल प्रदेश जिसका बहुत सा इलाका इस तरह का पहाड़ी इलाका है और यहां पर सड़क निर्माण करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। तो 82 मिलियन डॉलर ऋण का उपयोग कहां किया जाएगा? राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलापन एवं इंजीनियरिंग मानकों में सुधार लाने हेतु यह 82 मिलियन डॉलर ऋण का यूज किया जाएगा। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के उद्देश्य के बारे में भी हम कुछ जान ले। जलवायु एवं आपदा लचीली सड़कों का निर्माण करना इस परियोजना का उद्देश्य है। साथ साथ हिमाचल में पर्यटन गलियारों के साथ सड़क सुरक्षा में सुधार लाना, फ्रूट बेल्ट में लॉजिस्टिक में वृद्धि करना, अच्छा निष्पादन करने वाली सड़कों में सुनिश्चित करना और इसीलिए यहां हिमाचल प्रदेश में सड़क निर्माण किया जाएगा। और जब भी बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल का नाम क्या है? 2 कैपिटल है, तो दोनों के नाम लिखिए। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? राज्यपाल कौन है? मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन कई बार बताई है। यदि आपको याद है तो वीडियो पॉज कीजिए थोड़ी देर के लिए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आगे बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 7 दिन 24 घंटे टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण की शुरुआत किसने की है? दोस्तों, यह एक मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर है जो है 180059990019 और इसका नाम है किरण। किरण हेल्पलाइन की सुविधा का हाल ही में शुभारंभ किया है हमारे श्री थावरचंद गहलोत साहब ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है थावरचंद गहलोत। तो हमारे यह किस मंत्रालय के मंत्री है? श्री थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्री है। और किरण का हेल्पलाइन नंबर क्या है? 180059990019। और यह हेल्पलाइन मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को राहत और मदद उपलब्ध कराएगी, जिसको हाल ही में हमारे श्री थावरचंद गहलोत साहब ने इसे लॉन्च किया है। और यहां आप देख सकते हैं 2400 घंटे और 7 दिन यह हेल्पलाइन खुली रहेगी, जिसका नाम है किरण। और श्री थावरचंद गहलोत ने इस हेल्पलाइन के बारे में पोस्टर, ब्रोशर और संसाधन पुस्तिका भी जारी की। और इनसे जुड़े हुए इस महानुभाव का नाम भी याद रखना है कि दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग के सचिव कौन है? श्रीमती शकुंतला डी गामलिन। कौन? श्रीमती शकुंतला डी गामलिन, वो हमारे दिव्यांगताग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग की सचिव है, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों, इस तरह का पहला सम्मेलन है। और आपको भी पता है कि हमारे जो भारत देश का जो विषुववृत्तीय पट्टा है, इसमें जो भी देश है इसका एक संगठन है जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इसी को ध्यान में रखते हुए यह फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट आयोजित किया गया है ISA की ओर से। कब आयोजित किया गया? पिछले दिन, यानी कि 8 सितंबर 2020 को ही आयोजित किया गया, और जिसकी अध्यक्षता हमारे भारत देश ने की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया। तो पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भाग समिट में शामिल होने के लिए अपना पंजीकरण कराया था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली के अध्यक्ष और भारत के ऊर्जा और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं RKC हमारे इस मंत्रालय के मंत्री है, और साथ साथ ISA के अध्यक्ष भी। तो ISA असेंबली की सह अध्यक्ष और फ्रांस की पारिस्थितिकी पारगमन मंत्री कौन है? जिसका नाम है सुश्री बारबारा पोम्पिली। उन्होंने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया। और भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। लिथियम आयन बैटरियों की क्रांतिकारी खोज करने के लिए वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के विजेता डॉक्टर M स्टैनली विंगटन ने उद्घाटन के अवसर पर अपना मुख्य भाषण भी दिया। तो आपको एक और भी इंफॉर्मेशन याद रखनी है कि लिथियम आयन बैटरियों के क्रांतिकारी खोज करने वाले यह साइंटिस्ट का नाम क्या है? तो नाम है डॉक्टर M स्टैनली विंटिंगम, और वो 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पारितोषिक विजेता रहे हैं। और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने भी इस इवेंट में हिस्सा लिया। और इस सम्मेलन की पूरी कार्रवाई 4 भाषाओं में, यानी कि अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी भाषा में उपलब्ध कराई गई थी। 7वां क्वेश्चन, FADA ने किसको अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? पहले तो FADA का पूरा नाम पढ़ लीजिए। FADA का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, और इसके हाल ही में नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है वेंकेश गुलाटी को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वेंकेश गुलाटी। और वेंकेश गुलाटी ने किसका स्थान लिया है? आशीष हर्षराज काले का स्थान लिया है। आशीष हर्षराज काले का स्थान लिया है वेंकेश गुलाटी ने। और यहां आप देख सकते हैं वेंकेश गुलाटी को। तो FADA का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। और FADA ने वेंकेश गुलाटी को वर्ष 2020 से 22 के लिए अपना 35वां अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है वो भी आपको पता होना चाहिए कि वेंकेश गुलाटी किसका स्थान लेंगे? आशीष हर्षराज काले का, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। तो इस व्यक्ति का स्थान लेंगे वेंकेश गुलाटी। और ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में हुई।
और ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। ओके, 8वां क्वेश्चन, किसके द्वारा भेजे गए चित्रों में चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग के अवशेष दिखाई पड़े हैं? दोस्तों, हाल ही में चंद्रमा की सतह पर जंग के अवशेष मिले हैं चंद्रमा के ध्रुवों पर, और यह तस्वीर खींची गई है चंद्रयान-1 के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रयान-1। और बात करते हैं इसी बहुत ही साइंटिफिक इश्यू की, तो चंद्रयान-1 द्वारा भेजे गए चित्रों में चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग के अवशेष दिखाई पड़े हैं, जिसके आधार पर नासा के वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि चंद्र पर लौह पदार्थों में जंग लगने में पृथ्वी का अपना वातावरण सहायता कर रहा है। तो इसी तरह का एक अनुमान लगाया है नासा के साइंटिस्टों ने। और चंद्रयान-1 की बात करें तो चंद्रयान-1 भारत का प्रथम चंद्र मिशन था। उसको कब प्रमोचित किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को हमारा चंद्रयान-1 इसे प्रमोचित किया गया था। और चंद्रयान-1 अंतरिक्ष यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था? चंद्रमा की सतह के विस्तृत नक्शे एवं पानी के अंश और हीलियम की खोज करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और चंद्रयान-1 ने भी यहां चंद्र की सतह पर पानी खोज निकाला। लेकिन हाल ही में जो इमेज चंद्रयान-1 के द्वारा जो भेजी गई थी, इसका एनालिसिस किया गया तो ऐसा पता चला है। और चंद्रयान-2 की बात करें, चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग के कारण यह चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और अब हमारा मिशन होगा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 को वर्ष 2021 तक लॉन्च किया जाना एक संभावना है, लेकिन कोविड-19 के चलते यह शायद अगले साल तक हो सकता है, 2022 तक। 9वां क्वेश्चन, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य ग्रामीणों को गरीबी से बाहर निकालना, ग्रामीणों को उद्यम स्थापना में मदद करना और ग्रामीणों को उद्यमों के स्थिर होने तक उनको सहायता उपलब्ध कराना। इन तीनों उद्देश्य यानी कि यह 3 प्रमुख उद्देश्य है स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपर्युक्त सभी। तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों का प्रसार कर रहा है और ग्रामीण उद्यमों का सृजन कर रहा है। और हाल ही में जब यह इश्यू सामने है तो स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में एक उप योजना के रूप में लागू किया गया था। 10वां क्वेश्चन, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत किसने डिजाइन किया है? दोस्तों, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम, जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में किया था, और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत डिजाइन किया है KVIC ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है KVIC। और केंद्र सरकार ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के विस्तार की भी मंजूरी दे दी है। यानी कि ऐसी योजना बनाई गई है। और देश में अगरबत्ती की वर्तमान खपत देखें तो लगभग 1490 मैट्रिक टन प्रतिदिन है। फिर भी भारत में अगरबत्ती का उत्पादन प्रतिदिन सिर्फ 760 मीट्रिक टन हो जाता है। यानी कि बहुत से ऐसी अगरबत्तियां हैं अभी भी हमें किसी और देश से मंगवानी पड़ती है। लेकिन आत्मनिर्भर भारत के तहत यहां हमारे भारत देश के बहुत से लोगों को, बेरोजगारों को एक अवसर पैदा कर सकता है, रोजगारी प्रदान कर सकता है यह अगरबत्ती का उद्योग। तो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन के रूप में नामित इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरे देश में बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना है। साथ ही इससे घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। यानी कि आत्मनिर्भर के मामले में हम आगे बढ़ सकेंगे। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में जॉन बख्शी का निधन हो गया, वे कौन थे? जॉन बख्शी वो हमारे भारत के एक जाने माने फिल्म निर्माता थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिल्म निर्माता जॉन बख्शी।
और जॉन बख्शी दिग्गज फिल्म निर्माता थे, जिसका हाल ही में 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और जॉन बख्शी ने रावण, फिर तेरी कहानी याद आई, मंजिल और भी है जैसी फिल्मों के लिए एक निर्माता के तौर पर उनकी भूमिका अदा की थी, यानी कि बहुत सी फिल्में उन्होंने निर्मित की है। और वर्ष 1938 में जन्मे जॉन बख्शी ने हार जीत और पापा कहते हैं जैसी फिल्मों में अभिनय भी किया था। ओके दोस्तों, जिसका हाल ही में 82 साल की आयु में निधन हो गया है। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा मोपला विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों, चाहे क्लास 1-2 के एग्जामिनेशन हो या तो 3-4 के एग्जामिनेशन, लेकिन बहुत सी एग्जामिनेशन में हमारी भारतीय इतिहास से जुड़ी यह जो घटना है, यानी कि मोपला विद्रोह, इनसे बहुत से क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं, क्योंकि मोपला विद्रोह की हाल ही में 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी 2021 में, और इसीलिए यह सुर्खियों में है। तो दोस्तों, मोपला विद्रोह कब हुआ था? वर्ष 1921 में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष 1921। और मोपला विद्रोह एक और बात को लेकर भी सुर्खियों में है, क्योंकि भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च को इसके एक सदस्य द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में मोपला विद्रोह के नेताओं के नाम शहीदों की सूची से हटाने की सिफारिश की है, इसीलिए सुर्खियों में है मोपला विद्रोह। और वर्ष 2021 को मोपला विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है। मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसानों थे, जहां जमींदार, जिन्हें क्षेत्रीय भाषा में जैनमी कहा जाता था, वे अधिकतर हिंदू थे। जैनमी अधिकतर हिंदू थे, और यहां जो कहां से जुड़ा हुआ है? केरल के मालाबार तट से। 13वां क्वेश्चन, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? SIAM, पहले तो इसका पूरा नाम पढ़ लीजिए, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। और इसका नया अध्यक्ष हाल ही में चुना गया है केनिची आयुकावा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केनिची आयुकावा। लेकिन यह केनिची आयुकावा है कौन? वो मारुति सुजुकी के वर्तमान MD और CEO है, और 2 साल की अवधि के लिए सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स का नया अध्यक्ष चुना गया है केनिची आयुकावा को। तो वो किसका स्थान लेंगे? राजन वढेरा का स्थान लेंगे। और इसी के साथ उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अशोक लेलैंड के MD और CEO, नाम है विपिन सोंधी को SIAM के नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यहां आप देख सकते हैं, अशोक लेलैंड के MD एंड CEO, नाम है विपिन सोंधी। और इसी के साथ बात करते हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की। तो यह भारतीय मोटर वाहन उद्योग का सर्वोच्च निकाय है, जिसकी स्थापना जुलाई 2012 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और दोस्तों, अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में तूफान मैसक किस देश के दक्षिणी और पूर्वी तटों से टकराया? तूफान मैसक टकराया है दक्षिण कोरिया के दक्षिणी और पूर्वी तटों से, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था दक्षिण कोरिया। लगभग बहुत से सब्सक्राइबर फ्रेंड ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। इनके नाम में लेना चाहूंगा, वो है राणा हितेश, राठौड़ भावना, दिलीप राठवा, सांकल्य प्रकाश, सैम्युअल नीनामा, देशमुख नैनेश, फौजी प्रशांत, परमार नयन। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और सुभाष भाभोर, हेमराज माली, प्रकाश लाधवा, अर्पणा पटेल, दीपिका मेवाड़ा, भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, सिसोदिया बीजल और अक्की सरकार, इन सभी दोस्तों ने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। कन्हैयालाल, गजानन सम्राट, अनूप रॉक, वाला संजय, नीलेश पाटनवाड़िया, डेरवालिया जनक ने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया। तो सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह रिस्पांस देते रहिए, लेकिन साथ साथ आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी आप लिखा करो।
ओके दोस्तों, और अब बात करते हैं आज के वीडियो के क्वेश्चन की। आज का मेरा क्वेश्चन है, हाल ही में केशवानंद भारती का निधन हो गया, वे कौन थे? दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े इस व्यक्ति को आप पहचानो जिसका नाम है केशवानंद भारती, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और सही आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, सुपर से भी ऊपर लगा है तो एक लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।